हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन रीतिकाल तक पूरा हो चुका है। अब हम आधुनिक काल में तृतीय उत्थान को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गद्य की विधाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, उनको आचार्य शुक्ल ने समझाया है, उसी को पढ़ रहे हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के विकास को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध के विकास को। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। निबंध विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। जितनी ही अधिक आवश्यकता है, उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर, जो विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है, उसके भीतर हिंदी साहित्य का समावेश जब हो गया, उसके लिए उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे उत्कृष्ट कोटि के जो निबंध हैं वो भी कैसे, ऐसे जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जिनकी विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम करने के लिए मजबूर करे और उनको लगे कि इसमें कुछ नूतन विचार हैं, कुछ नूतन उपलब्धि है। इस प्रकार के निबंधों की जितनी ही अधिक आवश्यकता थी, उतने ही कम मात्रा में सामने आ रहे थे। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। निबंधों की जो स्थिति द्वितीय उत्थान में थी, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, वही स्थिति तृतीय उत्थान में भी बनी हुई थी। अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में देखने में नहीं आ रहा है। जो अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली कहानियों में देखने को मिलती है, कहानियों में जिस प्रकार इनका विकास हुआ है, उस प्रकार निबंधों में नहीं हुआ। निबंध तृतीय उत्थान में भी उतने विकास की ओर अग्रसर न हो पाए जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है। जिस प्रकार अर्थ वैचित्र्य भाषा शैली कहानियों में प्रकट हुआ, वैसा निबंध में नहीं हुआ, जबकि निबंध उसके लिए उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी, तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। यदि गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी, सामने आई, तो वो थी काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। काव्यात्मक गद्य प्रबंध पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम, चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत। उद्भ्रांत प्रेम जो है चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत को देखकर कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके। इनकी ये रचना देखकर पहले तो कुछ लोग इस प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर, और बाद में भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर लेखक प्रेरित हो गए, झुके। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें क्या होता है कि भावावेश द्योतित करने के लिए, भावावेश को दिखाने के लिए भाषा को बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई कर दिया जाता था। जो भावावेश की शैली है, उसको दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सकें, निकले। कुछ दिन तक तो इसी प्रकार की शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध निकले, प्रबंध अगर कहे जा सके तो, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहां तक रहती थी, जिनमें भावुकता की झलक आगे से पीछे तक पूरा रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई। उसके बाद चतुरसेन शास्त्री की जो अंतस्थल कृति है, उसमें भी प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। जिनमें कुछ दूर तक एक ही ढंग पर धारा चलती, एक ही प्रवाह में प्रबंध चलता जाता था और बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान, कोई कोई भाव अत्यंत प्रबल दिखा दिया जाता था। इस प्रकार इन निबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी,
तो इस प्रकार जैसे शांत जल होता है, शांत धारा बह रही होती, कहीं पर उठती है कहीं पर गिरती है, तो उसी प्रकार तरंगें जिस प्रकार उठती हैं गिरती हैं, वैसे ही सीधे प्रवाह जब चलता चला जाता था और बीच बीच में भाव का प्रबल होना दिखाया जाता था, प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चलती थी। तो इस प्रकार इनकी भाषा तरंग वाली धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। अर्थात पहले शांत चलती चली जाती थी, फिर एकदम प्रबल आवेग भाव का, फिर शांत, फिर प्रबल आवेग भाव का। इस प्रकार ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों से प्रतीत हुए। ये दोनों प्रकार के गद्य उद्भ्रांत प्रेम में जैसा विक्षेप शैली का गद्य था, और दूसरा जैसा चतुरसेन शास्त्री ने अंतस्थल में लिखा। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए। पीछे रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ, वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। पीछे रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए हुए भावात्मक गद्य प्रकट हुआ, वह विशेष अलंकृत होकर, उसमें विशेष अलंकार था, अन्योक्ति पद्धति पर चला। वह विशेष अलंकृत होता था और अन्योक्ति पद्धति पर था। ब्रह्मा समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुसरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा, ब्रह्मा समाज ने ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना के लिए दिन जो रखा वो रविवार रखा, जिस प्रकार ईसाइयों में होता था। उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। उसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने प्रार्थना के लिए दिन निर्धारित किया, उसी प्रकार इन्होंने पुराने ईसाई संतों की जो पद्धति थी उसके अनुकरण पर अपने भक्ति भाव की व्यंजना की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूल्हे रूप में ईश्वर के हृदय से तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है। दूल्हे के रूप में ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का उल्लेख किया। ये कौन थे? संत बर्नार्ड। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है। वे आने वाले हैं इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिला है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे कभी न चला। ये 12वीं शताब्दी के एक संत हुए हैं, संत बर्नार्ड, उन्होंने उल्लेख किया है। इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। इस पद्धति की विशेषता क्या है? परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई है। रविंद्र बाबू ने गीतांजलि की जो रचना की है वह इसी पद्धति पर की है। ईसाई संतों की जो पद्धति थी भाववंजना की, उसी पद्धति पर। हिंदी में भी इसी ढंग की रचनाएं हुई, जिसमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना, इसमें इसी प्रकार की जो हिंदी में रचनाएं हैं उनमें है राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद। वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख योग्य हैं, जो कि इस पद्धति पर रची गई हैं। हाल में भी भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है। भंवरलाल सिंधी की वेदना भी इसी ढंग की पुस्तक है, जिसमें भूमिका लेखक हैं, जिसमें ये जो वेदना नाम की पुस्तक है जिसके भूमिका लेखक कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी, जो कि देश प्रसिद्ध विद्वान हैं। ये तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र में गृहीत लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीत तथा अनुकृत होती है। ये तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र में गृहीत लाक्षणिक भावुकता। आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र में जो लाक्षणिक भावुकता थी उसका जिक्र किया, जो बहुत कुछ अभिनीत या अनुकृत होती है, जो या तो अनुकरण की हुई होती है या अभिनीत होती है। अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति चलती है। इसमें ये जो आध्यात्मिक और सांप्रदायिक क्षेत्र में जो लाक्षणिक भावुकता होती है वो या तो अभिनीत होती है या अनुकृत, अर्थात ये स्वाभाविक नहीं होती है।
बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है, अन्यथा अनुकृत या अभिनीत ही होती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहे हैं। कुछ भावात्मक प्रबंध, ये तो आध्यात्मिक की बात हो गई। अब कुछ भावात्मक प्रबंध जो हैं लौकिक पक्ष को भी लेकर मासिक पत्रों में निकलते रहे हैं, जिनमें चित्र विधान कम है और कसक टीस वेदना अधिक रहती है। जिनमें चित्र विधान कम किया गया है परंतु कसक टीस और जो वेदना होती है उसको अधिक उभारा गया है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली, अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गीतांजलि किस ढंग की रचना है, किस पद्धति पर लिखी हुई रचना है? तो ये पुराने ईसाई संतों की पद्धति पर लिखी हुई रचना है। और इसी प्रकार की अन्य रचनाएं हैं राय कृष्णदास जी की साधना, प्रबाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद। इनको आप ध्यान रखिएगा। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में एक विशेष स्थान है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में, उसके स्वभाव में एक विशेष स्थान होता है। मनुष्य इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी कर सकते हैं। मनुष्य के इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी कर सकते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः ये मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। ये मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है कि अतीत के जो खंड हैं, कुछ क्षण हैं, उनमें भी मन चला जाता है और वहां से भी उसकी जो भावुकता होती है उसमें भी मन रमने लगता है। बड़े हर्ष की बात यह है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी सीता मऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। जो अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना होती है उसको लेकर साहित्य क्षेत्र में कौन आया? श्री रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी, जो कि सीता मऊ मालवा के थे, वो हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रतिभिज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य काल के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद, नैराश्य, बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। इन्होंने अतीत के क्षेत्र में जाकर कौन कौन सी मार्मिकता को उभारा है? उसमें मुगल साम्राज्य के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों की कल्पना की है, दृश्यों को उभारा है। कभी पतन काल के विषाद, नैराश्य और बेबसी को स्थान दिया है अपनी रचनाओं में। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत मार्मिक और अनूठी है। इन्होंने अतीत के क्षेत्र में जाकर अपनी मार्मिकता को उजागर किया है और वो मार्मिकता किन किन प्रसंगों पर चित्रमयी अपनी भावना प्रदर्शित करती है वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया है कि किन किन प्रसंगों पर इन्होंने अपनी मार्मिक कल्पना को शब्दों का जामा पहनाया है, कहाँ कहाँ पर किन किन प्रसंगों पर इन्होंने लिखा है। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, और उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव ये भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का गद्य साहित्य में एक विशेष स्थान है। अतः उपयुक्त क्षेत्र में जो क्षेत्र काव्यात्मक और भावात्मक गद्य के लिए उपयुक्त हो, ऐसे उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। किस क्षेत्र में? जो कि क्षेत्र भावात्मक और काव्यात्मक गद्य के लिए उपयुक्त है। पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहां गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। जहां पर गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, वहां पर भावात्मक और काव्यात्मक गद्य को घसीटते हुए देखकर दुख होता है। भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का गद्य साहित्य में स्थान तो है, परंतु वहां पर उस क्षेत्र में जो क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है, परंतु जहां पर गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि चाहिए, वहां पर भावात्मक और काव्यात्मक गद्य को घसीटना दुखद है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। जो चिंतन के विषय हैं, गूढ़ हैं, जिन पर विचार आवश्यक है, वहां पर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना
उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ। अब ये विचार क्षेत्रों में भावात्मक और कल्पनात्मक जो प्रणाली है उसका प्रयोग पहले पहल कहाँ पे हुआ? काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में हुआ, वो भी बंग साहित्य के भीतर, जहां शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी, सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती है। The poet's eye in the fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth and earth to heaven। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें सिवा इससे कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय, इस प्रकार के आचार्य शुक्ल बता रहे हैं कि काव्य के स्वरूप को बताने के लिए सबसे अधिक भावात्मक या कल्पनात्मक शैली का प्रयोग निबंधों में किया गया। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए कि जिसमें कविता को कहा गया है कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुममाला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी न मिलेगा। यही सब बातें काव्य के स्वरूप को बताने के लिए, कविता को बताने के लिए प्रयोग की गई हैं। ये कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरदावली बखानना। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं ये कि कविता की विरदावली बखानी जा रही है कि यहाँ पर कविता को समझा जा रहा है। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी ऐसी बहुत सी विरदावलियाँ प्रचलित थी। हमारे यहाँ पुराने लोगों में जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी ऐसी बहुत सी विरदावलियाँ पहले से ही प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय, चित्रमय हो, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं, ऐसी तो प्रचलित थी कहावत के रूप में, पर जहाँ पर कविता का स्वरूप बताना हो, उसके लक्षण, वहां पर इस प्रकार की उक्तियां प्रचलित, विरदावलियां प्रचलित नहीं थीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय, चित्रमय हो, उसका स्वरूप चित्रमय हो, उसके स्वरूप का निरूपण भावमय, रसमय, चित्रमय नहीं था, बल्कि कहावत के रूप में प्रचलित थी। कविता के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी, कविता के निरूपण तक ही ये भावात्मक प्रणाली रहती तब भी एक बात थी, कुछ हद तक ठीक था, पर कवियों की आलोचना तथा और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है। ये खटके की बात है। कवियों की आलोचना करने तक में इस भावात्मक और कल्पनात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है। ये खटके की अर्थात दुख की बात है, चिंता की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। इससे हमारे साहित्य में विचार शैथिल्य, विचारों की शिथिलता और बुद्धि का आलस्य अर्थात बुद्धि को श्रम ना करना पड़े, विचारों के भंवर में उलझना ना पड़े, विचारों के द्वारा चीजों को समझना ना पड़े, तो इस प्रकार का बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, कविता को समझने के लिए बहुत ही सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है। विचारों पर, बुद्धि पर जोर देने की आवश्यकता है। उसको इस प्रकार भावात्मक शैली में बखाना नहीं जा सकता। उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा, उसे भी इस हवाई शैली पर निरूपित किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक ठीक होगा, ये आचार्य शुक्ल यहाँ पर बताते हैं। ये तो हुई निबंधों के विकास की बात। अब आइए देखते हैं समालोचना और काव्य मीमांसा को। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान गया। पहले केवल गुण दोष कथन किया जाता था, उसी को आलोचना समझा जाता था। अब इससे आगे बढ़कर भी कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्ति को भी देखा जाने लगा, उनकी भी छानबीन की ओर ध्यान गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस तृतीय उत्थान में तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीर की विस्तृत आलोचनाएं निकली, पुस्तक के आकार में विस्तृत आलोचनाएं लिखी गई और भूमिकाओं के रूप में भी लिखी गई। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार छपी है। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं। प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार रूप में छपी है। शेष दो क्रमशः भ्रमर गीतसार
और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित है। स्वर्गीय लाला भगवान दीन इस इतिहास के लेखक ने, अर्थात स्वयं आचार्य शुक्ल ने। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी समालोचनाएं, स्वर्गीय लाला भगवान दीन की समालोचनाएं जो उन्होंने संकलित और संपादित की हैं, सूरदास की सूर पंचरत्न में, तुलसीदास की दोहावली में और दीनदयाल गिरी की दीनदयाल ग्रंथावली में सम्मिलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट है। कबीर समीक्षा अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो कबीर समीक्षा है तो वो उनके द्वारा कबीर वचनावली में संग्रहित है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका के रूप में सन्निविष्ट है। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बंधा था। और केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद्र की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज, प्रसाद की नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना श्री रामनाथ लाल सुमन, मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। तो इस प्रकार कलाओं और साधनाओं के नाम से लिखने का जैसे तांता ही बंध गया हो और इनसे काव्य कला और काव्य साधना से इतनी पुस्तकें लिखी गईं जो तृतीय उत्थान में समालोचना के रूप में सामने आती हैं। एक दूसरे के आगे पीछे निकली, ये जो पुस्तकें हैं ये एक दूसरे के आगे पीछे निकली। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं। इसमें से कुछ पुस्तकें जो हैं वो समालोचना की असली पद्धति पर अर्थात निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली तथा कवि के बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं और कवि के आभ्यंतर और बाह्य दोनों का अच्छा परिचय हमें उनकी समालोचनाओं से प्राप्त होता है। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। इसमें इन्होंने विद्वतापूर्ण अनुसंधान अर्थात खोज की है, उसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने केशव की काव्य कला लिखी है। उनका कवि कर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है और उन्होंने जो कवि कर रत्नाकर लिखा है वो भी कवि की विशेषताओं को अच्छे ढंग से सामने लाता है। पंडित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश कृत गुप्त जी की काव्यधारा में भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ने गुप्त जी की काव्यधारा में मैथिली शरण गुप्त की समालोचना लिखी है, तो ये भी एक अच्छी समालोचना है जो कि गुप्त जी का जो साहित्य है, उनकी रचना है, उनके विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन करती है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है और जो पद्माकर की काव्य साधना है जो अखौरी गंगा प्रसाद सिंह ने लिखी है, इससे पद्माकर के संबंध में, उनकी रचनाओं के संबंध में बहुत सी जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव बिहारी भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में किस पर लिखा है? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव बिहारी भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। पंडित रामकृष्ण शुक्ल की कौन सी रचना है? सुकवि समीक्षा, जिसमें इन्होंने इन लेखकों और कवियों पर समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। मीरा की प्रेम साधना जो कि पंडित भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने लिखी है, इसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन्हीं भावों में स्वयं भी मग्न होते दिखाई देते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। इन सभी समालोचना की पुस्तकों से, समीक्षात्मक पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है हमारे साहित्य निर्माता। इसमें उन्होंने हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की जो प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं उनको उजागर किया है, जिसमें उन्होंने इन लेखकों का अच्छा विश्लेषण अपने ढंग पर किया है।
तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे समालोचना को समझेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे आपके अध्ययन में कुछ हेल्प हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको अपने अध्ययन संबंधी कुछ ना कुछ जानकारी इन वीडियोज़ के माध्यम से प्राप्त होती रहे।